नमस्कार, जी बिहार झारखंड के इस स्पेशल शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। अक्सर हम सबके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द की समस्या होती है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं कि वो दर्द किस तरह का है। जॉइंट पेन है, मसल्स पेन है या फिर कुछ और। आज हम बात करेंगे न्यूरोपैथिक पेन के बारे में। क्या होता है ये, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है और निवारण क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हमारे जीवन शैली से जुड़ा है और इसके अलावा क्या खान पान हमारा हो सकता है जिसके ज़रिए न्यूरोपैथिक पेन को ठीक किया जा सकता है। और इन तमाम बातों पर बातचीत के लिए हमने एक्सपर्ट को भी आमंत्रित किया है। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर AK गौर। आप कंसल्टेंट फिजिशियन है द पॉली क्लिनिक पटना में। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकित कुमार। आप स्पेशलिस्ट हैं जॉइंट एथराइटिस पेन के, आप भी पटना से हैं। और इसके साथ ही हैं डॉक्टर शकील। आप कंसल्टेंट फिजिशियन हैं डॉक्टर पॉली क्लिनिक पटना में। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर AK गौर से। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि न्यूरोपैथिक पेन क्या है और क्या ये जो जॉइंट पेन होते हैं या फिर मसल्स में जो दर्द होता है, क्या ये उससे मिलता जुलता है या फिर उससे अलग है? न्यूरोपैथिक पेन नर्व का पेन है। हमारा जो मस्तिष्क है वहाँ से नस का जाल पूरे शरीर में जाता है और हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, ठंडा गर्म या स्पर्श करते हैं, सारे चीज़ों का संबंध हमारे नस के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है। तो ये नस में अगर जो भी गड़बड़ी होती है, कमजोरी हो गई या नस खराब हो गया, उसको न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। तो ये न्यूरोपैथिक पेन किसी ज्वाइंट पर से पेन से बिल्कुल अलग है। इसका संबंध नस से होता है, ज्वाइंट से नहीं होता है। अगला सवाल मेरा होगा डॉक्टर अंकित से। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर अंकित कि न्यूरोपैथिक पेन को सामान्य ये जो इसके कारण हैं और जो इसके कंडीशंस हैं वो क्या हैं? इसमें सबसे पहले जो कारणों में सबसे पहले आता है जैसे मैकेनिकल, जो मतलब कहीं फॉल करना या गिर जाना या एक्सीडेंट होना या लंबे समय तक बैठे हुए हैं तो इस कारण का नस का रीढ़ की हड्डी के दबने से नस का कंप्रेशन होना, या मेटाबॉलिक कारण हो सकता है जैसे खान पान की वजह से डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर इन्फेक्शन हो सकता है, हर्पिस न्यूरेलिया जिसको कहते हैं, हर्पिस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत बड़ा कारण होता है न्यूरोपैथी। ये बहुत सारे और भी कारण हैं। मुख्य तौर पे भारत में ये 3-4 कारण ही हैं जिस वजह से न्यूरोपैथिक पेन जो कह सकते हैं उसको होता है। डॉक्टर शकील, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि न्यूरोपैथिक दर्द के जो शुरुआती संकेत होते हैं, लक्षण के बारे में डॉक्टर अंकित ने बताया, लेकिन इसके जो शुरुआती संकेत होते हैं वो क्या होते हैं और इस बीमारी की जो शुरुआती पहचान है वो लगभग एक ही बात है, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि पहचान क्या है। देखिए, शुरुआती लक्षण तो आम तौर से हाथ पाँव में झंझनाहट होती है न्यूरोपैथिक पेन में, क्योंकि जो हमारे शरीर के जो नस दौड़ रहे होते हैं शरीरों में, तो वो झुनझुनी का होना या जिसको टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं, या पिन का चुभने जैसी तकलीफ़ होना जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में पिन्स एंड प्रिक्स कहते हैं, या सुन्न हो जाना शरीर का कोई हिस्सा, ख़ास करके डायबिटीज़ के मरीज़ों में अगर उनका पाँव में ख़ास तौर से अगर सुन्न रहता है पाँव और उनका पाँव कट जाता है, वहाँ घाव हो जाता है, उनको एहसास भी नहीं होता है। तो अगर किसी मरीज़ का पाँव कट गया, उसको घाव बन गया और उसको दर्द भी नहीं हुआ, तो ये उस तरह के लक्षण या झंझनाहट है, कहीं नस दबने की वजह से हो रहा है या जिस भी वजह से हो रहा है, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और चीनी के मरीज़ों को तो ख़ास तौर से ये जो शुरुआती लक्षण है उन पर तुरंत अपने डॉक्टर को बतलाना चाहिए कि वो ये एक नई तकलीफ़ का एहसास उनको हो रहा है।
और डॉक्टर शकील, आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया। डॉक्टर ए.के. गौर से मैं जानना चाहूँगी कि क्या वाकई जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, क्या उनके शरीर में जो ये न्यूरोपैथिक पेन है उसकी समस्या ज़्यादा हो सकती है, और इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? डायबिटीज़ में एक जो गंभीर समस्या होती है वो नस की होती है, न्यूरोपैथी की होती है। अगर डायबिटीज़ को ठीक ढंग से इसका इलाज नहीं किया जाए तो डायबिटिक न्यूरोपैथी को होना है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब है कि नस खराब हो जाना, आपको कटे फटेगा, आपको पता नहीं चलेगा, और कटे फटेगा और आपको नहीं पता चलेगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। उसके साथ साथ ये है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें, जैसे कि दूसरी बीमारियों में डायबिटीज़ के अलावे दूसरी बीमारियां हैं जिसमें कि भी समस्या होती है। जैसे अल्कोहल में, शराब में, शराब ज़्यादा पीने से भी नस खराब हो जाएगा और उसको नस की समस्या हो जाती है। विटामिन B12 की कमी की वजह से भी नस की समस्या होती है। तो कई कारणों से न्यूरोपैथिक पेन होगा, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा न्यूरोपैथिक पेन शराब की वजह से होता है और डायबिटीज़ की वजह से होता है। ये दो प्रमुख कारण हैं। डॉक्टर ए.के. गौर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, अभी के अगर समय की हम बात करें तो फ़िलहाल हमारे देश में, भारत में कितना सामान्य हो गया है न्यूरोपैथिक पेन? काफ़ी है। इंडिया को, हिंदुस्तान को डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है। हर दूसरा तीसरा आदमी को डायबिटीज़ है। और ये नहीं है कि शहर में रहने वाले बहुत खाने पीने वाले लोगों को ही होता है। ये गांव में जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो आते हैं, उनको भी डायबिटीज़ होता है। तो पहले की जो ये अवधारणा थी कि डायबिटीज़ केवल संभ्रांत लोगों को होती है, जिनको खाने पीने अच्छा खाते पीते हैं उन्हीं को ये होगा, क्योंकि डायबिटीज़ खाने पीने की बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ होता है क्योंकि शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है। तो ये शहर वाले को भी हो सकता है, गांव वाले को भी हो सकता है। डॉक्टर अंकित, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि हर कोई कंप्यूटर या फिर जो गैजेट छोड़ते होते हैं इससे वो काम करते हैं। ऐसे में जो बैठने का तरीका होता है, जो हमारा सिटिंग पोजीशन होता है, क्या ये भी न्यूरोपैथिक पेन को बढ़ाता है? हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैकेनिकल पोस्चर अगर गड़बड़ होता है तो नर्व कंप्रेशन होता है। नर्व कंप्रेशन यानी नस का दबना, जो रीढ़ की हड्डी में किसी भी जगह पे हो सकता है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी का एक जो मेडिकल साइंस के हिसाब से एक सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है और सैक्रल है। ये एक चार तरह की रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, और वो खास करके बैठने के खास आज के जो शहरी मध्यम वर्ग जो नौकरी पेशा करते हैं, जो कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं या गैजेट चला रहे हैं, वो लोग लंबे समय तक बैठते हैं, या कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी में लंबे समय तक बैठता है। तो ऐसे लोगों को खासकर गलत पोस्चर में बैठना, या जो बैठने वाला जो सिटिंग चेयर है उसमें प्रॉब्लम होना, या एर्गोनॉमिक चेयर जो कहते हैं उसका ना होना, एक बहुत बड़ा वजह है ये नर्व कंप्रेशन का, नस के दबने का, जो कि जिसको सियाटिका, आम लैंग्वेज में सियाटिका बोलते हैं गांव के भाषा में, वो सियाटिका हो सकता है। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि लंबे समय तक सर्वाइकल का प्रॉब्लम, जो आजकल बहुत कॉमन है, वो लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करने की वजह से हो सकता है, जिसमें हाथ में झंझनाहट होना, सूनापन आना, या फिर जलन जैसा महसूस होना, या फिर धीरे धीरे और उसमें अगर ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है, नस में सर्वाइकल हो रहा है, तो आता है कि ठंडा गर्म का एहसास कम हो जाता है, जैसा कि सर लोग अभी बता रहे थे। डायबिटिक न्यूरोपैथी वाला सिम्टम थोड़ा थोड़ा आने लगता है। ये मुख्य कारण बैठने के पोस्चर में और गैजेट के इस्तेमाल में ऐसी समस्या आती है। बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं डॉक्टर अंकित कि जब हम डिवाइस का यूज़ करते हैं तो कभी लेफ़्ट, कभी राइट, कभी पीछे की तरफ, कभी आगे की तरफ, बस जैसे मन हुआ वैसे हम बैठ जाते हैं। तो आपने बताया कि ये एक कारण हो सकता है। हमारा सिटिंग पोजीशन क्या होना चाहिए जब हम किसी डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम जनरल भी काम कर रहे हैं तो हमारा सिटिंग पोजीशन क्या होना चाहिए? उसमें एक अगर ऐसे देखा जाए तो जो लंबे समय तक बैठते हैं, 8 घंटे 10 घंटे तक जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, उन लोगों को एर्गोनॉमिक चेयर आता है जो कंफर्ट प्रोवाइड करता है, खासकर बटक रीजन और लंबर स्पाइन को। इससे जो नस का कंप्रेशन वो कम होता है,
उसके अलावा दूसरा इसमें तरीका ये अपनाया सकता है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो 45 मिनट या 1 घंटे के बाद 10 मिनट 15 मिनट का वॉक कर लें, फिर आके अपना काम करें। इससे क्या होगा, जो एक कंटिन्यूटी है नर्व कंप्रेशन का वो रिड्यूस होगा, उसमें ब्रेक होगा, तो हम फिर से वो रिवाइव करके फिर से अपना काम कर सकते हैं। या फिर गैजेट है तो एक टेबल पे गैजेट रखने का भी कुछ सामान आते हैं, उसको पकड़ के होल्डिंग का अगर आता है तो बहुत लोग हाथ में ही रखते हैं और फिर लंबे समय तक वो गर्दन को झुका के काम करते हैं, इस कारण प्रॉब्लम आता है। तो गैजेट को रखने वाला भी बहुत सारा इक्विपमेंट आते हैं जो अच्छे से टेबल पे रख के काम किया सकता है। ये 2-3 तरीके हैं जिस पे हम काम करें तो हमको इस तरह की प्रॉब्लम समस्या नहीं आएंगी। डॉक्टर शकील, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि यदि न्यूरोपैथिक पेन को लंबे समय तक अनदेखा किया जाए तो क्या हो सकता है? एक तो कि आपकी तकलीफ़ इतनी बढ़ जाएगी, ख़ास तौर से जब नर्व कंप्रेशन या नसों का दबना जिनको कहते हैं, डॉक्टर अंकित जिसके तरफ अभी बात कर रहे थे, गर्दन से जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है, या कमर से जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है, उनके पाँव नसों का दर्द अगर ज़्यादा बढ़ जाए, अगर वो ज़्यादा दबे रहें, या एक बीमारी होती है जब रीढ़ की हड्डी सिकुड़ जाती है, अंदर का सुराख, उसको स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं, तो वो इतना तकलीफ़ दे होगा कि जो मरीज़ होगा वो अपना रोएगा उस दर्द की तकलीफ़ से। ये और न्यूरोपैथिक पेन बहुत तेज़ और शदीद दर्द देने वाला होता है, इसलिए वो तो होगा ही। और अगर उस पर से आपको चीनी की बीमारी है तो फिर ये होगा कि आपके पाँव में घाव हो गया, ख़ास तौर से इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चीनी के मरीज़ों का फुट केयर, उनके पाँव की देखभाल, डॉक्टर के पूरे इलाज, चीनी की बीमारी के इलाज का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि वो अपने पाँव की देखभाल करें, क्योंकि वो कट गया, वो घाव वहाँ फिर भरता नहीं है, चीनी अगर बढ़ी रहेगी, और तब फिर एक हालत आती है जिसको गैंग्रीन कहते हैं, जिसमें कि वो रंग बदल जाता है, जब पाँव का जो हिस्सा है वो काला हो जाता है, और फिर उसको यहाँ तक के काटने की नौबत आ जाती है, जिसको एम्पुटेशन कहते हैं। डॉक्टर एक और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या ये पेन व्यक्ति के शरीर को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है? देखिए, कुछ बीमारी ऐसी है जो परमानेंटली डैमेज भी कर सकती है। उसका एक उदाहरण ये है कि एक वायरल नस की बीमारी है जिसको हर्पिस जोस्टर कहते हैं। अब हर्पिस जोस्टर का अगर समय पर इलाज नहीं किया जाएगा तो हर्पिस जोस्टर की में जो नस डैमेज होता है उसमें जलन होता है, वो जलन ज़िंदगी भर के लिए होता है अगर उसका इलाज नहीं किया जाए। पूरी ज़िंदगी उसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई से ठीक नहीं होगा अगर शुरुआती समय में आपने हर्पिस जोस्टर का ठीक से इलाज नहीं किया, तो ये जलन ज़िंदगी भर के लिए होगा। उसी तरह से अगर आपने और बाकी चीज़ों का भी इलाज नहीं किया, तो अगर उम्र है आपके 60 वर्ष से ऊपर की उम्र है और आपने नस का ख्याल नहीं किया तो आपके पैर में कमजोरी हो जा सकती है, आपका बैलेंस गड़बड़ा सकता है, आप गिर जा सकते हैं, आपको गिरने से फ्रैक्चर हो जा सकता है, तो तमाम तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गुजारिश ये रहती है कि आपको नस की जो भी समस्या आपको दिखे उसको शुरुआती समय में ही उस पर कार्रवाई करना जरूरी है। डॉक्टर अंकित, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या न्यूरोपैथिक पेन पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है? हाँ, न्यूरोपैथिक पेन ठीक हो सकता है, लेकिन उसके बहुत अगर हम अर्ली उसका इंटरवेंशन कहने का मतलब जो बीमारी के स्टेजेस जो होते हैं उस पर किस स्टेज पे हम इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। जैसे न्यूरोपैथिक पेन सर लोग अभी बता रहे हैं, उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट जैसे हो गया, जिसके पैर में वीकनेस आ जाती है, जो अपने से खड़ा नहीं हो पाता ज़िंदगी भर, उसके लिए उस ऐसे पेशेंट को भी न्यूरोपैथिक पेन होता है। लेकिन आपने जो सवाल किया उस हिसाब से न्यूरोपैथिक पेन अगर अर्ली इंटरवेंशन करें, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेशेंट हो गया, तो उसमें बिल्कुल ठीक हो सकता है समय पे। पहली तो डायबिटीज़ जो उसका प्राइमरी काउज है, डायबिटीज़ की दवा समय पर लेना, उसके अलावा न्यूरोपैथिक जो सिम्टम्स हैं उस पर काम करना, मिथाइल कोलामीन जो सप्लीमेंट होते हैं, विटामिन होते हैं, वो साथ में दिया जाता है।
कैल्शियम और भी जो न्यूट्रिएंट्स कमी होती है, या मसल्स का वीकनेस हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा न्यूरोपैथिक पेन होता है तो इंसान जो है जो उस मसल्स का या उस अंग का इस्तेमाल कम करने लगता है, जिस वजह से वो अंग जो है धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। जैसे अगर हाथ का ही हुआ या पैर का ही हुआ तो मसल्स एट्रोफी जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में, वो होने लगता है। इस वजह से उसके शरीर में पैर में वीकनेस आता है, काम करना बंद कर देता है, सूनापन रहता है। डॉक्टर शकील, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन में मानसिक स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसका सीधा असर हमारे दिमाग पे पड़ता है, यानी वहाँ से जुड़ा होता है कहीं ना कहीं शरीर के किसी भी पार्ट का कोई समस्या है तो ये बताएं कि मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका क्या है इस न्यूरोपैथिक पेन में। मानसिक स्वास्थ्य तो वो व्यक्ति जो किसी भी क्रोनिक बीमारी जो लंबे दिनों तक रहने वाली बीमारियां होती हैं उनको हम क्रोनिक बीमारी कहते हैं, पुरानी बीमारी कहते हैं। तो किसी भी क्रोनिक बीमार मरीज़ की का मानसिक स्वास्थ्य हमेशा थोड़ा गड़बड़ रहेगा, चिंता रहेगी, तकलीफ़ रहेगी। उसको उस तकलीफ़ की वजह से अगर मान लीजिए उसका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जो अभी बातचीत हो रही थी, उसके हाथ में इतना तेज़ दर्द होगा किसी ख़ास पोस्चर पर लेटने पर कि उसकी रात की नींद उड़ जाएगी, वो सो नहीं पाएगा। उस पर जो मानसिक असर पड़ेगा वो बहुत ही नकारात्मक असर पड़ेगा। वो चिड़चिड़ा रहेगा, वो हमेशा एक क्रोनिक पेन भी हो जाता है। अगर कमर का दर्द हुआ या लंबर स्पॉन्डिलोसिस है या स्पाइनल स्टेनोसिस है, तो इसलिए मानसिक तनाव तो वैसे मरीज़ों का होना बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि वो उस दर्द में, उस तकलीफ़ में, उस झुंझुनाहट में, और जैसा कि अभी हमारे कुलीग्स बतला रहे थे, कभी कभी कमज़ोरी तक आ जाती है। तो कमज़ोरी आ जाती है तो आपके हाथ की पकड़ घट गई, आपके हाथ की ताकत, आप अपने हाथ जितनी मजबूती से किसी चीज़ को पकड़ सकते थे उसके पकड़ने में दिक्कत होगी, तो वो सारा मानसिक तनाव का कारण बनता है। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि उस मानसिक तनाव से बचने के लिए इसका सही वक्त पर इलाज करवाया जाए। डॉक्टर, एक और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारी जीवन शैली और साथ ही साथ खान पान क्या होना चाहिए, या फिर हमारे जीवन शैली और खान पान से किस तरह से जुड़ा है न्यूरोपैथिक पेन। देखिए, जहाँ तक हम लोगों ने बात की है कि न्यूरोपैथिक पेन का हम लोग के देश में सबसे बड़ा कारण जो 2-3 है, उसमें एक तो डायबिटीज़ है। अगर डायबिटीज़ के कारण न्यूरोपैथी पेन हो रहा है तो डायबिटीज़ का इलाज तो आप करेंगे, लेकिन डायबिटीज़ का तो एक पूरा खान पान का हिसाब किताब रखना पड़ता है कि आपको कैलोरी कम खाना है, प्रोटीन खाना है लेकिन फैट हटा देना है, आपको अपने खाने का कैलोरी ठीक करना है। तो आप कितनी भी दवाइयाँ डायबिटीज़ की खा लें, अगर आपने अपने खान पान को, अपने डाइट को कंट्रोल नहीं किया तो डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होगा। एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि शराब पीने वालों में न्यूरोपैथी पेन बहुत कॉमन है। तो लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में शराब पीने वालों को शराब से कम्प्लीटली बंद करवा देना चाहिए, उनको छोड़ देना पड़ेगा शराब, अगर उनको न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है। ऐसे तो एक जनरल एडवाइस भी है कि आप शराब न पिएं, ये सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है तब शराब बिना छोड़े उनका न्यूरोपैथिक पेन ठीक नहीं होगा, चाहे न्यूरोपैथी का कोई भी इलाज किया जाए, शराब उनको छोड़ना ही पड़ेगा। उसी तरह से विटामिन B12 की कमी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह होती है। तो विटामिन B12 हमारे खाने पीने में सारे जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, मतलब जैसे मटन है, फिश है, चिकन है, इन चीज़ों में मिलता है, और दूध दूध प्रोडक्ट मिलता है, चीज़ है, पनीर है, दही है, इन चीज़ों में मिलता है। डॉक्टर अंकित, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कुछ प्रैक्टिसेस या फिर कुछ अभ्यास आप बताएं जो न्यूरोपैथिक पेन से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। सबसे पहले सर अभी बता रहे थे क्रॉनिक पेन के बारे में, उसमें एक सेंट्रल सेंसिटाइजेशन जिसको एक वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब है कि शरीर जो है या मन जो ब्रेन है वो पेन के सेंसिटिविटी को ज़्यादा रिसीव करता है।
मतलब पेन अगर फिजिकली कम हो रहा है लेकिन ब्रेन जो है उसको ज़्यादा रिसीव करता है, इसलिए एक एक्सरसाइज है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो बड़े हायर सेंटर पे होता है, वो सब जगह नहीं होता है। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हुआ, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, माइंडफुलनेस कहते हैं, ये योगा से हो सकता है। तीसरा इसमें एक्सरसाइज में आता है जैसे क्रॉस लेग सिटिंग या लेग सिटिंग, सिंगल रेज सिटिंग बोलते हैं उसको, और फिर स्लिपिंग में स्क्वाटिंग बोलते हैं, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग होता है। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इसको समझाने के लिए मेरे पास हिंदी के वर्ड नहीं मिल रहे हैं। ये कुछ 4-5 एक्सरसाइज होते हैं, और कुछ जो इलेक्ट्रोथेरेपी होते हैं जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जाता है। अगर सुपरफिशियल पेन ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए शॉर्ट वेव डायथर्मी होता है, उसमें वो देते हैं, और भी अगर अल्ट्रासोनिक थेरेपी होता है वो देते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी है। ये इन चीज़ों को मिला करके एक कंप्लीट जब पैकेज पेशेंट को देते हैं तो न्यूरोपैथिक पेन से रिलीफ मिलता है। डॉक्टर शकील, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हालांकि डॉक्टर ए के गौर ने बताया कि पोषण हम सबके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, खासकर B12 की जो कमी है वो हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसे में नसों की समस्या हो सकती है। आपसे मैं फिर एक बार जानना चाहूँगी कि पोषण संबंधी अगर इस तरह की पोषण हमारे शरीर में कमी होती है तो वो किस तरीके से नसों को नुकसान पहुँचाते हैं, और वो और कौन कौन से विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे नसों को स्वस्थ रख सके। देखिए, खान पान से तो अभी आपने सुन ही लिया कि क्या एनिमल प्रोटीन या जो जीव जंतुओं से मिलने वाले प्रोटीन है, इसमें आजकल हमारे देश में भी और पूरी दुनिया में भी एक नई कैटेगरी आई है लोगों के खान पान को लेके, जिनको वेगन्स कहा जाता है, जो एनिमल प्रोटीन में दूध दही तक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे लोगों के लिए तो उनको विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, कोई रास्ता नहीं है। नेचर में जहाँ मौजूद है वहाँ से तो मिल नहीं पाएगा, तो उसका फिर सप्लीमेंट लेना पड़ता है उन लोगों को, अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो। फिर थोड़ा ओमेगा-3 फैटी एसिड का भी रोल है जो मछलियों से मिलता है, वो भी फिर उसको भी खान पान में रखने की ज़रूरत है। फिर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें हरी सब्जियों और मौसमी फलों से मिलते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल जो है विटामिन B12 के अलावा, इस तरह की चीज़ें भी हमारे इसको मदद पहुंचाती हैं, जो हमारा शरीर का नर्व्स को मजबूत रखने के लिए या उनको हेल्दी बना के रखने के लिए, स्वस्थ बना के रखने के लिए B12 के अलावा इस तरह की चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इनको शामिल करने की ज़रूरत है। एक संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जब आप खाने बैठें तो आपके थाली में 3 रंग होने चाहिए। जैसे हमारे नेशनल फ्लैग को तिरंगा कहते हैं, वैसे ही आपकी थाली भी तिरंगी होनी चाहिए। पीले से प्रोटीन आएगा, उजले रंग से आपको कार्बोहाइड्रेट आएगा, और जो केसरिया या डार्क येलो कलर है उससे आपको फैट आएगा, और इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो ये तीनों चीज़ें रहनी चाहिए, एक तिरंगा भोजन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, डॉक्टर ए के गौर, डॉक्टर अंकित और डॉक्टर शकील ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज आप सभी को दिया है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और न्यूरोपैथिक पेन से दूर रहें, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, इन तमाम बातों की जानकारी आपको दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और एक बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और चलते चलते बस यही मैं कहूँगी कि आप सभी अपना ख्याल रखें और न्यूरोपैथिक पेन के जो शुरुआती लक्षण हैं उस पर ध्यान दें, और बिल्कुल भी अनदेखा ना करें इन बातों को, क्योंकि हम सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर यदि सचेत रहेंगे तो हमारा जो समाज है वो भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए बेहद आवश्यक है कि हम सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।